मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे HCV का ऑब्जेक्टिव गॉस लॉ का, है ना। गॉस लॉ वाला अपना बाकी रह गया था जो पेज नंबर 139 पे है। तो हम लोग आज गॉस लॉ का ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 ये दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर टाइम बचा तो हम लोग एनसीईआरटी करेंगे, अदरवाइज एनसीईआरटी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों पेज नंबर आप निकालो 139 पे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर करें तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले इसने दे दिया एक लार्ज प्लास्टिक शीट दे दिया है, ठीक है। इसके लार्ज का मतलब तुम्हें क्या लेना है, इनफाइनाइट। लार्ज का मतलब इनफाइनाइट, सीधी सी बात है, लार्ज का मतलब हम लेंगे इनफाइनाइट। तो यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है वो की जा रही है कि 10 वोल्ट पर मीटर है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 10 वोल्ट पर मीटर। ये क्या था पहले, प्लास्टिक। अब क्या बोल रहा है, प्लास्टिक की एक शीट है नॉन कंडक्टिंग। अब क्या कर रहा है, इफ प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर प्लेट ऑफ सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, और वही चार्ज क्यू दो उसको भी। प्लास्टिक को आपने प्लस क्यू दिया था और यहां पे एक कंडक्टिंग ले लो, ये कंडक्टिंग प्लेट, कैसा प्लेट है बच्चों, कंडक्टिंग प्लेट। इसके ऊपर भी चार्ज आप क्या दे दो, क्यू। और तब बोलता है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो दोस्त एक बात समझो, प्लास्टिक के केस में चार्ज हो या कंडक्टिंग के केस में हो, आखिर इसको अगर इनफाइनाइट मानोगे, इसको भी इनफाइनाइट मानोगे, कंडक्टिंग में यही होगा कि दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन आखिर सारा चार्ज तो उसी के ऊपर मौजूद है और डायमेंशन वही है इसका भी जो इसका डायमेंशन है। तो सीधी सी बात है, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो चार्ज से मतलब है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। प्लास्टिक पे भी चार्ज आपका पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है और कंडक्टिंग पे भी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसमें कुछ भी नहीं दिक्कत है, अपने को आंसर कर देना चाहिए 10 वोल्ट पर मीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फर्स्ट का सी। समझ में आई बात। तो तुम्हें ये बस फंसाने के लिए एक टाइम पे प्लास्टिक दे दिया गया है, दूसरे पे क्या दे दिया गया, कंडक्टिंग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर सेम चार्ज है, सेम डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2। तो फर्स्ट का सी हो गया। नंबर 2 देखो लिखा हुआ है, मेटालिक पार्टिकल हैविंग नो नेट चार्ज प्लेस्ड नियर द फाइनाइट प्लेट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी। बच्चों ये मैंने पहले बता रखा है, मान लो ये एक प्लेट है, अब ये इनफाइनाइट नहीं है, क्या दिया हुआ है, फाइनाइट। तो फाइनाइट प्लेट है मतलब इनफाइनाइट नहीं है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके आगे एक बॉडी रख दिया गया है, और जो बॉडी रखा गया है ये भी आपका मेटालिक है। तो तुमको मैंने एक चीज बताया था, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहां पे इंड्यूस करवा देगा नेगेटिव। क्या इंड्यूस करवा देगा, नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इंडक्शन में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, और इसके अपोजिट वाले में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इनफाइनाइट होता तो इसकी फील्ड होती यूनिफॉर्म, लेकिन फाइनाइट लिख देने से क्या हुआ कि यहां पे फील्ड ज्यादा होगा और यहां पे फील्ड कम। क्यों, क्योंकि ये इसके नजदीक है और ये दूर है। अगर इनफाइनाइट होता तो सभी जगह फील्ड की वैल्यू क्या होती, सेम। लेकिन चूंकि ये पोर्शन इसके नजदीक है तो यहाँ पे फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली ये F1 होगा अट्रैक्शन और ये F2 होगा रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, लेकिन F1 होगा ग्रेटर F2 से, तो बच्चों नेट फोर्स जो लग जाएगा वो तो प्लेट की तरफ ही लग जाएगा। तो हम लोग बोल सकेंगे कि ये जो आपका प्लेट है जिसकी साइज फाइनाइट है,
इट विल अट्रैक्ट दिस प्लेट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अट्रैक्ट करेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा इसका कौन सा, टुवर्ड्स द प्लेट। तो प्लेट की तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। और कोई तुमसे पूछे ऐसा आंसर क्यों आया, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि ऐसा आंसर इसलिए आया बच्चों क्योंकि यहां पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो 2 का हो गया ए। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 का सी, 2 का ए। किसी को कुछ लिखना हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लिख के, इसमें अलग कुछ लिखने वाली बात है नहीं, लेकिन लिखना हो तो आप लिख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका बच्चों, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है। ये मेटालिक स्फेरिकल शेल है। शेल का मतलब होता है हॉलो स्फेयर। कौन सा स्फेयर, हॉलो स्फेयर। अब इसके सेंटर पे चार्ज है Q। चलो ब्लू से लिखते हैं, बहुत दिन हो गया, ब्लू कलर से लिखते हैं। तो इसके सेंटर पे चार्ज है स्मॉल q और बाहर में चार्ज है एक Q1 और इस शेल के ऊपर भी दे दिया गया है चार्ज प्लस Q। बच्चों देखो यहां टोटल 3 चार्ज है, जरा ध्यान देना। ये एक मेटालिक कंडक्टिंग स्फेयर है, ये कंडक्टिंग स्फेयर है, इसके ऊपर प्लस Q चार्ज दिया गया है, ये Q1 है, ये Q है। अब जरा समझो कि पूछ रहा है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तुम एक बात जानते हो, जो मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर कोई भी इसकी वजह से यहां फील्ड हो नहीं सकता है ना, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज होता है तो इसकी वजह से फील्ड बाहर में होता है, अंदर में तो नहीं होता है। आपको पता है ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो है यहां पे किसी भी कंडीशन में नेट फील्ड क्या है, 0, क्योंकि ये किसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर है। तो कंडक्टर के अंदर है, दैट्स व्हाई ये फील्ड क्या हो जाएगा आपका, इसके ऊपर नेट फोर्स 0। अगर इसको आप समझना चाहोगे तो कैसे समझोगे, सो देखो। जब ये तुम चार्ज लाओगे तो ये प्लस Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस एरिया में कम रहेगा। क्यों भाई, तो इसने इसके चार्ज को ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो एक तरीके से समझो कि ये चार्ज इस पोर्शन पे है, तो इन सब ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F1। किसने, इस शेल ने, और इसने इसके, सॉरी F लिख लेते हैं, ये 1 है, और इसने लगाया F1। तो अब खुद सोचो कि हम लोग क्या समझते हैं कि किसी भी हालत में कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज 0, सॉरी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जा नहीं पाएगा, कंडक्टर के अंदर नहीं जा पाएगा। नहीं जाने का वजह क्या हुआ कि इसकी वजह से ये चार्ज सब इधर इकट्ठा हुआ, इन सब ने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर, उसने इधर लगाया, फाइनली इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 0। यही चीज तुम्हें इलेक्ट्रिक शील्डिंग में मैंने बता रखी है कि किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी में कोई फील्ड नहीं हो सकता है, बाहरी फील्ड। अब इसके वजह से अपना फील्ड हो सकता है, लेकिन कोई अपने ही फील्ड में अपने पर थोड़ी फोर्स लगाएगा, कोई बाहरी फील्ड यहां तक नहीं पहुंचेगा। तो बच्चों इस पे नेट फोर्स जो होगा वो होगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में 3 का डी आंसर हो जाएगा। डी में दिया हुआ है 0, ठीक है। तो डी 3 का हो गया डी। फिर पूछ रहा है इसी के आपके अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, 4th क्वेश्चन में, कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, द फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू शेल। मतलब इस गोले की वजह से
इस गोले की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, है ना, इस गोला की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन। तो देख लो, मैंने पहले ही बोला कि इस चार्ज ने इसको क्या कर देना है, इधर शिफ्ट कर देना है। तो इन लोगों की वजह से फोर्स लग रहा है ये F वाला, तो किधर लग रहा है हम लोग देखते हैं, राइट की ओर। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा कि ये शेल जो है वो राइट की ओर फोर्स लगाएगा। और ये कौन से चॉइस में दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है बी में। तो 4 का हो गया बी। समझ में आ रही है बात? क्या क्या आपने को अपने यहाँ पे टेक अवे है कि ये कंडक्टर के अंदर हर हालत में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना है। तो कोई फोर्स नहीं लगना है तो इसकी वजह से ये डिस्टॉर्शन हुआ। इन लोगों ने फोर्स इस पे F इधर लगाया और इसने इस पे इधर लगाया, नेट फोर्स हो गया 0। शेल की वजह से केवल पूछोगे तो राइट बोलेंगे, इसकी वजह से अगर पूछता, हालांकि पूछा नहीं है, तो लेफ्ट बोलते और नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़ के देखो। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इलेक्ट्रिक सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 25 वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद कहता है फ्लक्स ओवर कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ दिस विल बी। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये एक छोटा सा मान लो वॉल्यूम है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मान लेते हैं क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस लो और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस दिया हुआ है बच्चों 10 सेंटीमीटर। इट इज गिवन इन क्वेश्चन कि ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसके थ्रू फ्लक्स, तो मान लेते हैं इसको सरफेस नंबर 1, तो φ1 हो जाएगा बच्चों Q। इसने कितना चार्ज सराउंड किया हुआ है Q, कैपिटल Q कर लेते हैं, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तुम लोग गॉस लॉ में पढ़े हैं, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो इसकी वैल्यू दी गई है 25 वोल्ट मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वो कहता है यहीं पे, ये कौन सा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 5 नंबर। अब वो क्या बोल रहा है बच्चों कि यहां पे एक और बड़ा स्फीयर ड्रॉ किया गया, एक बड़ा स्फीयर ड्रॉ किया गया। और जो बड़ा स्फीयर ड्रॉ किया गया उसका रेडियस लिया गया 20 सेंटीमीटर। मान लो ये नंबर 2। तो बोलता है फ्लक्स कितना होगा। तो भाई ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात। तुम चाहे जितना बड़ा भी अब स्फीयर ड्रॉ करते जाओ, आखिर तुम्हारे उस स्फीयर के अंदर जो चार्ज आने वाला है वो चार्ज कितना होगा, Q ही तो होगा। तो φ2 भी क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड अगेन दिस इज 25 वोल्ट मीटर। क्लियर है? तो बच्चों चूंकि तुम अगर तीसरा तुम अपने मन से भी ड्रॉ कर दो 30 सेंटीमीटर का, तो भी वही आंसर होगा, क्योंकि चाहे जितना स्फीयर ड्रॉ करो वो सारे जो हैं वो इस Q चार्ज को इंक्लोज कर रहे होंगे, तो आंसर यही का यही आएगा। तो 5 का आंसर क्या हो गया बच्चों, A। तो 5 का भी आंसर आपका हो गया A। क्लियर हुआ? क्योंकि जितना भी स्फीयर ड्रॉ करो वो जो चार्ज इंक्लोज होगा वो क्या रहेगा, सेम। चलो आगे देखते हैं, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया है क्लास में ऐसा क्वेश्चन एक, और देखो क्या बोल रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ध्यान से समझना। बॉक्स की जो लेंथ है वो है L/2 और ये रॉड है जिसकी पूरी लेंथ है L, और इस रॉड के ऊपर में उसने चार्ज दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। t=0 पे ये रॉड बाहर है और ये v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है एट t=0। थोड़ा ज्यादा लंबा बॉक्स बन गया, इसको छोटा कर देते हैं। अब
अब देखो क्या होगा कि रॉड जैसे जैसे इंटर करेगा इसके अंदर Q इनसाइड बढ़ेगा। Q इनसाइड कितना होगा? तो Q इनसाइड होगा जो रॉड की लेंथ होगी इनटू लीनियर चार्ज डेंसिटी, मान लो लैम्डा है, तो अंदर कितना चार्ज होगा? रॉड की लेंथ इनटू लैम्डा। और ये x कितना होगा भाई? तो अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो t टाइम में v इंटू टी, अरे v वेलोसिटी से जा रहा है तो t टाइम में कितना अंदर आएगा? v इंटू टी। तो q इनसाइड जो है आपका वो हो जाएगा v लैम्डा, x की जगह vt लिख लो, v लैम्डा t। अब एक काम करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो v लैम्डा t अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो v लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और ये फ्लक्स की जगह अगर y कर लें तो ये y इक्वल टू mx का इक्वेशन हो गया। तो y इक्वल टू mx, तो सीधी सी बात है ये जैसे जैसे अंदर जाएगा चार्ज बढ़ता जाएगा तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि ये पूरा रॉड, देखो ये पूरा रॉड का आधा हिस्सा यहां तक आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों? तो जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसमें रॉड की लेंथ हाफ लिए थे और यहाँ पूरा लेंथ, और जबकि ये L/2 है, वहां पे रॉड का लेंथ और बॉक्स का लेंथ हमने सेम लिया था। तो एक बार क्या हुआ था कि ये पूरा का पूरा रॉड बॉक्स में आ गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो ये L/2 इसके अंदर आ गया तो L/2 बाहर है, अब इसके बाद अगर आगे जाएगा तो इधर निकलता भी रहेगा, तो बीच में लेंथ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वह लेंथ जो बॉक्स के अंदर है वो क्या रह गया? कांस्टेंट। तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अब फिर जब इधर निकलने लगेगा तो फ्लक्स घटेगा। तो बच्चों इसका थोड़ा सा ना ग्राफ चेंज आया, तो ये जिस ऑप्शन में है तो ये हमारा साइड डी में है, तो इसका आंसर हो गया बच्चों डी। ये बात समझ में आ रही है ना क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि क्या हुआ कि पहले रॉड इंटर करने लगा इसमें, तो जब रॉड एंट्री कर रहा था तो फ्लक्स देखो इंक्रीज कर रहा है, और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद फिर क्या हो गया? आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि रॉड की लेंथ अंदर फिक्स्ड हो गई, और फिर जब बाहर निकलने लगा तो फिर फ्लक्स डाउन आने लगा। क्लियर है? तो ये हमारा डी में है, तो डी आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है कि एक Q चार्ज है जो ओपन एंड ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल है, द फ्लक्स, ठीक है, वेरी गुड। देखो एक ऐसा ओपन बॉक्स है, आई बात समझ में, और यहां पे चार्ज है, तो कहता है कितना फ्लक्स होगा। तो पहली बात, ये क्लोज बॉक्स होता तो टोटल फ्लक्स होता Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आधा बॉक्स है, दैट्स वाई हम लोग एक काम करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि इसके ऊपर भी एक बॉक्स है, तो टोटल फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइन, तो आधा लाइन ऊपर जाएगा तो आधा ही लाइन नीचे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई 2। क्यों कि समझ में आया? क्योंकि ऐसा ही एक स्ट्रक्चर ऊपर डाल देंगे तो टोटल फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आधा बॉक्स से हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो उसके बाद ये 7 क्वेश्चन हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्टिव 1। अब ऑब्जेक्टिव 2 की बात कर लेते हैं, फटाफट ऑब्जेक्टिव 2 की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव 2 में देखते हैं, कुछ लिखना हो तो लिख लो, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव 2 में दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो, ऑब्जेक्टिव 2। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 1, चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसे ये देखते हैं। लिखा हुआ है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना? तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है।
गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग। देखो गॉस लॉ किसी भी प्रकार के चार्ज के लिए वैलिड है, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एसिमेट्रिकली फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। ये भी रॉन्ग है। किसी भी मीडियम में होगा तो गॉस लॉ वैलिड है, ऐसा नहीं है कि वैक्यूम में होगा, नहीं, ये रॉन्ग है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये भी रॉन्ग है। गॉसियन सरफेस पे जो भी आपका फील्ड होता है बच्चों, वो फील्ड इनसाइड की वजह से एज वेल एज आउटसाइड, दोनों प्रकार के चार्ज की वजह से होता है, तो वो भी रॉन्ग हो गया। एंड डी में है द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये बात बिल्कुल सही है। देखो गॉस लॉ में हमने ये पढ़ा था कि फ्लक्स में सिर्फ अंदर वाले चार्ज का ही कंट्रीब्यूशन होगा। मान लो कि अगर फ्लक्स जो भी आएगा, एक चार्ज मान लो बाहर है Q3, तो फ्लक्स तो सिर्फ Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। बाहर वाले चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं हो सकता है, बाहर वाले की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। हाँ, फील्ड की बात करेंगे तो वो अंदर वाले बाहर वाले दोनों की वजह से होगा, लेकिन फ्लक्स सिर्फ किससे लेंगे? बाहर वाले से। क्लियर है? चलो, तो इसका आंसर कौन सा हो गया बच्चे? डी। तो 1 का सिर्फ डी राइट है। नंबर 2, द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मेटालिक क्यूब है, इसके नजदीक में एक पॉइंट चार्ज Q को लाया गया। तो एक पॉइंट चार्ज Q को अगर लेके आ पाए तो क्या होगा? तो Q लेके आओगे तो Q क्या करेगा? इस पे इंडक्शन करवाएगा। तो इधर आपका हो सकता है नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन हुआ। क्योंकि प्लस Q है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर आपका नेगेटिव चार्ज हुआ, इधर पॉजिटिव। तो देखते हैं क्या है। चॉइस ए, Q बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। गलत, क्योंकि जितना नेगेटिव डेवलप हुआ उतना ही प्लस कैंसिल हो गया। Q बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ये भी रॉन्ग है। द इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज, ये भी गलत। इंटीरियर का मतलब होता है ये सरफेस, ये नहीं, ये नेगेटिवली। सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज आना ही नहीं है। इधर वाले सरफेस पे नेगेटिव, इधर वाले सरफेस पे पॉजिटिव, क्योंकि कंडक्टर है तो जो भी चार्ज रहेगा सरफेस पे ही रहेगा। देखो अब डी में वही बात लिखा हुआ है, द इंटीरियर रिमेन्स चार्ज फ्री एंड सरफेस गेट्स नॉन यूनिफॉर्म चार्ज। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ये जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कहीं चार्ज है, कहीं नहीं है, कहीं अपोजिट नेचर का है। तो बच्चों इसका आंसर सिर्फ जो है वो क्या हो गया? डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। अब इसके आंसर में ना थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है। अब देखो भी आप समझोगे, इसका ना गलत तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। देखो लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट लिख रहा है, तो लार्ज वर्ड जब भी यूज होता है तो लार्ज का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो लार्ज इनफाइनाइट की बात, अगर लार्ज शीट की बात हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो इनफाइनाइट होगा, मान के चलेंगे हम लोग। तो उसके वजह से जो फील्ड होगा वो फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म। अब इसके सामने 2 मेटल प्लेट रखा गया है, एक A और दूसरा B। तब इसको किसी फील्ड में रख दोगे, एक्सटर्नल फील्ड है ये, इसमें से रख दोगे तो ये यहां पे इंड्यूस करवाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिकली इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। रही बात B की, तो B का इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव,
क्योंकि हर प्लेट का इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि फील्ड के अपोजिट चले, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर आ जाएंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर आ जाएंगे। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अब ये जो प्लेट M है इसका फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये इस पे जितना फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही से रिपेल करेगा। अब ये दोनों देखो एक तरीके से डाइपोल हो गया, ये भी डाइपोल हुआ, ये भी डाइपोल हुआ, तो M इसको भी अट्रैक्ट नहीं करेगा और B को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है M अट्रैक्ट्स A, रॉन्ग, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अब कहोगे इंडक्शन रेजिस्टेंस के नजदीक है, अरे नजदीक या दूर की बात तब होती है जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, तो या नजदीक दूर की बात नहीं होगी। तो इस पे भी, इसकी वजह से नेट फोर्स 0 और इस पे भी नेट फोर्स 0, तो बच्चों A और B तो करेक्ट नहीं होगा। C में देखें तो ठीक है, C में सही बात है। अब C तो जो C ऑप्शन, तो A और B देखो जो प्लेट है इनका चार्ज जो है, अब ये दोनों आपस में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली A जो है वो B को अट्रैक्ट करेगा। कैसे? तो A पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये किसको अट्रैक्ट करेगा, B को, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के नजदीक है। जहां तक रही बात इसके साथ रिपल्सन, ये दूर है, तो कहोगे नजदीक दूर वाली बात यहां पे क्यों कर रहे हैं, तो भाई ये दोनों तो इनफाइनाइट नहीं है ना, ये तो डायपोल्स है, इनफाइनाइट ये है, इसका फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन इनका फील्ड जो आपस में जो प्रोड्यूस होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो ऑटोमेटिकली ये इसको अट्रैक्ट करेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे जो ऑप्शन है A attracts B and B attracts A, यानी 3 का आई थिंक आंसर होना चाहिए C and D, और शायद क्वेश्चन के आंसर में लिखा हुआ है ऑल, तो ऑल नहीं होगा, C और D, क्योंकि इनफाइनाइट होने की वजह से फील्ड इसका क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, लिखा हुआ है इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से 0 है, तो देखो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो मान लो ये आपका एक क्लोज सरफेस है, इससे फ्लक्स 0 है। फ्लक्स 0 होने का एकमात्र मीनिंग ये आता है बच्चों कि Q इनसाइड 0 होगा। इसके अंदर सिर्फ एक बात पक्की है कि चार्ज जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या क्या चॉइस में दे रहा हूं वो देखते हैं। कहता द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस, मतलब पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। क्या ये जरूरी है? तो आंसर है नो। कहोगे कैसे? तो देखो, मान लो एक पॉइंट चार्ज यहां पे, अब ये पॉइंट चार्ज इस सरफेस के तो बाहर में, ये पॉइंट चार्ज इस सरफेस के बाहर में, तो अगर इससे लाइंस ड्रॉ करोगे, देखो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे जो लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर एक जगह होगा, लेकिन तब भी फ्लक्स 0 इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो लाइन एक बार इंटर कर रही है वो यहां से एग्जिट भी ले रही है। तो फ्लक्स 0 होने का मतलब एक ही मतलब हुआ कि अंदर में चार्ज 0 है, लेकिन सरफेस पे तो आपका फील्ड हो सकता है ना भाई। क्लियर है? फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे बस फील्ड आप देख लो, फील्ड आपका है यहां पे। चलो, तो ए रॉन्ग हो गया। बी, इलेक्ट्रिक फील्ड में बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ये बात भी सही है। मान लो अगर ये चार्ज नहीं होता, ऐसे ही मैंने स्पेस में एक सरफेस ले लिया, कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है, तो मे वर्ड यूज किया हुआ है, तो मे वर्ड यूज किया हुआ तो ठीक है भाई, तो फील्ड भी यहां पे 0 है, मस्ट वाली बात नहीं चलेगी, तो इसलिए ए रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें मस्ट लिखा हुआ है। बी राइट है क्योंकि मे लिखा हुआ है, मे का मतलब है प्रोबेबिलिटी, संभावना, तो संभावना तो इस बात की जरूर है। चलो सी में देखते हैं, चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी 0, ये बात सही है भाई कि सरफेस के अंदर चार्ज 0 होना चाहिए, चार्ज 0 होना चाहिए, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, यहां भी चार्ज 0 है।
तो फ्लक्स जीरो का मतलब चार्ज तो जीरो होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है बच्चों? हाँ, द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ सरफेस मस्ट बी जीरो। गलत। विसिनिटी का मतलब होता है बगल में, सरफेस के पास में। तो भाई पास में देखो यहाँ पे है, इस सरफेस से तो फ्लक्स अभी भी जीरो है क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। भले ही बगल में चार्ज होने से क्या होता है, ये चार्ज है तब भी फ्लक्स क्या है, जीरो। तो ये कहना कि फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है तो बगल में कोई चार्ज नहीं होगा, ये तो गलत बात है ना भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा हुआ? तो इसका मतलब एक आंसर हो गया कि फील्ड मे बी जीरो एवरीवेयर एंड चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। आंसर हो गया बी और सी। तो 4 का आपका आ गया बी और सी। चलो अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में दोस्तों एक स्फेयर है और उस स्फेयर के अंदर एक डायपोल है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फेयर इज जीरो। सही बात है भाई। अब स्फेयर के अंदर डायपोल है तो नेट चार्ज की बात करेंगे तो Q इनसाइड तो आपका जीरो है, तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स क्या होगा, जीरो। फिर बी में कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द स्फेयर। गलत। अभी देखो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सब जगह तो क्या जीरो होगा? जीरो क्यों होगा भाई, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। तो फील्ड ऐसा थोड़ी है कि इसका फील्ड कैंसिल करेगा। अगर कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो देखो ये रिपेल करेगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो थोड़ी ही होगा। तो ये बात करना भी गलत कि सभी जगह फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। तो आपका ए करेक्ट है, फ्लक्स तो जीरो होगा ही, फील्ड सभी जगह जीरो होगा, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर ऑन द स्फीयर। ये बात सही है भाई। इस स्फीयर पे देखो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां ये प्लस और माइनस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दूसरे को कैंसिल कर सके। कहोगे सर यहां पे, तो देखो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये नजदीक है ये दूर है, कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो फील्ड कहीं जीरो होने वाला नहीं है। सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर। ठीक है, सी तो सही हो गया भाई। उसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन ए सर्कल ऑफ स्फीयर। ये सब तो ऐसे ही बकवास है। कोई भी पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, कोई ऐसा पॉइंट यहां पे निकालना मुश्किल है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि एक डायपोल है और डायपोल में दो दो चार्ज होते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील्ड होगा ही होगा। समझ गए? तो कौन सा आंसर हुआ? फ्लक्स जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो नहीं होगा, मतलब ए और सी। तो 5 का आंसर होगा बच्चों ए और सी। क्लियर है? चलो अब 6 देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है सो देखो, ये आपका एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है Q। ठीक, यहां तक तो ठीक है। ये हेमिस्फीयर, पूरा स्फीयर नहीं है। और देखो इतने पॉइंट्स हैं, ये A हो गया, यहां पे ये B हो गया, ये आपका D है और ये आपका C। ये सारे पॉइंट्स हो गए A B C D। अब बोलता है कि एक और चार्ज कैपिटल Q को कहां रखें। पहले देखो ये जब चार्ज था तो इसका अपना कुछ फ्लक्स होगा, लेकिन तुम्हें एक चार्ज और रखना है इनमें से किसी पॉइंट पे, जिससे कि उस चार्ज के रखने की वजह से इसके थ्रू जो फ्लक्स पहले पास कर रहा था सिर्फ इसकी वजह से उस पर कोई असर ना पड़े। क्वेश्चन जरा समझो, जब ये चार्ज यहां पे था तो इसका कुछ फ्लक्स होगा, ऐसे लाइन जा रही होगी तो फ्लक्स होगा, लेकिन तुम्हें एक और चार्ज यहां पे ऐसा रखना है जिसकी वजह से इसके थ्रू फ्लक्स जो पास कर रहा है उस पर कोई असर ना पड़े।
तो बहुत सिंपल सा थॉट है बच्चों कि अगर मान लो हमने यहां पे C पे कोई चार्ज रखा Q, तो इससे निकलने वाली जो लाइनें होंगी वो इस सरफेस को तुम देखो 2 बार कट कर रही हैं 100%। एंट्री एग्जिट, तो इसका मतलब C पॉइंट पे, C ही है ना, हाँ, C पॉइंट पे कोई भी चार्ज अगर रखोगे तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स, उससे निकलने वाली लाइन जो होगी उसका फ्लक्स के ऊपर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये बात पक्की है क्योंकि ये लाइनें 2 बार कट कर रही है इसको, एंट्री एग्जिट। और यही चीज ए के साथ भी होगा। लेकिन अगर यही हम लोग रखते बी पे, तो बी से जाने वाली लाइनें सिर्फ एक बार यहां कट कर रही है, यानी बी पे रखने पे कुछ ना कुछ फ्लक्स में चेंज आ जाता। लेकिन सी या ए पे रखोगे तो इससे जाने वाली लाइनें इसको 2 बार कट कर रही है और अपने को पूछ रहा है कि कहां पे रखें कि फ्लक्स जो है वो रिमेन्स अनचेंज रहे, मतलब फर्क ना पड़े। तो सीधी सी बात है वो पॉइंट सी होगा और कौन होगा, ए। तो ऑटोमेटिकली जो आंसर है बच्चों यहां पे ए एंड सी, क्योंकि ए और सी ऐसा 2 पॉइंट है जहां पे अगर चार्ज रखोगे तो उसकी वजह से फ्लक्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई टाइप का चेंज नहीं आएगा। तो आंसर हो गया ए एंड सी। आ रही है बात समझ में? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7 में थोड़ा दिमाग लगाना। ये समझ में आया ना सबको? ये बी और डी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां से आने वाली लाइनें सिर्फ एक बार कट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थोड़ा सा इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है, वो देखते हैं हम लोग। ये बैटरी होती है, तुम्हें पता होगा। बैटरी को कनेक्ट कर दिया हमने, अब इसमें करंट ज्यादा होता है तो कहता है एक सरफेस ले लो जो जिसके अंदर ये वायर है। तो सुनो मेरी बात, और क्वेश्चन में क्लियर करीब करीब उसने लिख ही दिया है कि जब इसमें करंट फ्लो होने लगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे करंट के बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन यहां सॉल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितना इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। इसका मतलब इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज नहीं जा रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन अंदर गया उतना ही बाहर गया, मतलब एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन अंदर में नहीं गया। फिर कहोगे सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो सही, तो ये मत बोलो कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि वायर जो है कोई मटेरियल है वो एटम का बना होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर चार्ज हो गया 0। कोई पूछेगा कैसे, तो कहना जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अब फिर कोई कहेगा कि सर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है, तो भाई जितना इंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट ले रहा है, तो फिर तो बात बराबर ही हो गई ना, जितना इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज हो गया 0 तो फ्लक्स भी हो गया 0। और सिर्फ फ्लक्स 0 ही नहीं रहेगा बल्कि ये 0 पे ही टिका हुआ रहेगा। तो अब इस हिसाब से देखें तो यहां 2 आंसर आना चाहिए मेरा। एक तो फ्लक्स रिमेन्स 0 और दूसरा रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आंसर हो गया बच्चों सी एंड डी। अगर कोई पूछे सी डी कैसे, तो कहना जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन आया उतना गया। तो इस तरीके से नेट चार्ज तो आया नहीं, और पहले से जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही वहां पे प्रोटॉन भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं 8 की। देखो ये आपका एक स्फीयर है और ये है पॉइंट पी। ये स्फीयर, ये पॉइंट पी। क्या बोल रहा है बच्चों कि एक क्लोज सरफेस है विच इंटरसेक्ट्स ए कंडक्टिंग सरफेस पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी द फ्लक्स। ठीक है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख दो और ये आपका कंडक्टर है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे ये नेगेटिव इंड्यूस करवाएगा, इधर क्या इंड्यूस करवाएगा, पॉजिटिव।
इंडक्शन में तुम लोग जान रहे हैं कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा, इधर क्या होगा पॉजिटिव। तो आपको एक क्लोज सरफेस लेने को कह रहा है ऐसे, ये गॉसियन सरफेस है। तो अब तो देखो आपको क्लियर हो गया। तो आपके इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव, ये जो आउटलाइन बनाया हुआ है तो इस आउटलाइन के अंदर तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। तो सीधा आंसर हो गया कि जो आपका फ्लक्स होगा, फ्लक्स, तो फ्लक्स जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सा है पॉजिटिव चार्ज। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, बी। इसका आंसर हो गया बी। चलो, तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग करेंगे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की ये बुक मेरे पास है, पास में। तो इसमें पेज नंबर 46, ध्यान से देख लेना, एनसीईआरटी निकालना, 46, 47, 48, 49, 50, 4 पेज पे दिया हुआ है चैप्टर 1 का। तो इसमें से देखो भाई, इसमें से जो तुम्हारा एक्सरसाइज है और एक एडिशनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में मेरे को नहीं लगता है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा टफ होगा, बाकी तो आपने बना लिया होगा। तो एक काम करते हैं, आज तो मन नहीं कर रहा मेरा आगे पढ़ाने का, तो आप एक काम करो, कुछ लोगों ने तो मेरे को क्वेश्चन मार्क करके भेजा, एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज में एक तो मैं खुद से भी चूज कर लिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन फिर भी आपको जिसको पूछना है आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। कुछ लोगों ने मैसेज किया है, लेकिन एक बात सुन लो, अंधाधुंध सारा क्वेश्चन मत कर देना कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो देखो, अगर हम एकदम बकवास पूछोगे सिंपल फॉर्मूला पुटिंग वाला, तो वो डिस्कशन करना संभव नहीं है। फिर इतना पढ़ाने का फायदा क्या हुआ कि तुम सारे क्वेश्चन ही मेरे से पूछ लो। तो 2-4 बार पहले ट्राई करो खुद से, और जो टफ होगा वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो। अदरवाइज मैंने तो अपने से चूज कर ही लिया है कि मेरे को कौन कौन इसमें टफ वाला बता देना है, ठीक है। तो आप मेरे को, तो आज हो गया थर्सडे, तो थर्सडे को बस यही रखते हैं हम लोग, ठीक है। फ्राइडे को कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2, एंड सैटरडे को मैंने डिसाइड किया है कि आपको एनसीईआरटी बताऊंगा। तो आपके पास टाइम है कल और परसों, 2 दिन के अंदर आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, बना लो, और जो टफ लगे वो व्हाट्सएप कर दो मेरे को, ओके। और तब मैं सैटरडे को उसके ऊपर, तो आप क्वेश्चन कल दिन में दोपहर तक मेरे को जोड़ सेंड कर देना, ताकि मैं शाम में वीडियो बना लूँ उसके ऊपर। और लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि आप केयरफुली एक तरफ से कुछ भी मत पूछ लीजिएगा, जो आपसे ना बना हो, जो टफ हो, जो पूछने लायक लगे आपको, क्योंकि कितना सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। क्लियर। एडिशनल एक्सरसाइज में तो निश्चित तौर पे कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, उसको तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का पहला लेक्चर आप अच्छे से फिर पढ़ लीजिएगा, ताकि वो चैप्टर को ढंग से करें, ओके।